Dear students, in continuation of N Avasthi video solution series, in today's video we are going to discuss level 2 question 16 to 20. Let's start from question 16. 16 में हमें क्या बोल रहा है? SO2Cl2 sulfuryl chloride reacts with water to give a mixture of H2SO4 and HCl. What volume of 0.2 molar barium hydroxide is needed to completely neutralize 25 ml of 0.2 molar SO2Cl2 solution? तो हमारे पास SO2Cl2 सल्फ्यूरिल क्लोराइड को यदि अपन वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो हमारे पास क्या बनेगा H2SO4 प्लस HCl। अब यहाँ पर आप रिएक्शन को बैलेंस करें तो यहाँ पर 2 लग जाएगा और यहाँ पर भी हमारे पास 2 लग जाएगा। ठीक है, अब अपने को क्या बोल रहा है कि वाट वॉल्यूम ऑफ 0.2 मोलर बेरियम हाइड्रोक्साइड इज नीडेड टू कम्प्लीटली न्यूट्रलाइज 25 ml ऑफ 0.2 मोलर SO2Cl2। तो इस रिएक्शन में हमारे पास SO2Cl2 के मोल्स निकाल लेंगे यहाँ से, तो इसके मिली मोल्स जो होंगे मिली मोल्स ऑफ SO2Cl2 इज़ 25, वॉल्यूम हमारे पास दिया हुआ है, इसको मोलरिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 5 मिलीमोल। ठीक है, तो SO2Cl2 के मिलीमोल्स हमारे पास आ चुके हैं। अब यहाँ पर यदि रिएक्शन में देखें तो 1 मोल SO2Cl2 से 1 मोल H2SO4 और 2 मोल HCl ऑब्टेन्ड होगा। तो यदि मिलीमोल ऑफ SO2Cl2 5 मिलीमोल है तो हमारे पास मिलीमोल ऑफ HCl प्रोड्यूस्ड जो हो जाएगा वो कितना होगा 5 × 2, तो यहाँ पर 10 मिलीमोल हो जाएगा। ठीक है, तो इसके बेसिस पे ही अपने को अब क्या करना है, यहाँ पर देखना है कि जो ये प्रोड्यूस H2SO4 और HCl मैंने अपने पास एसिड्स, इनको कम्प्लीटली न्यूट्रलाइज करने के लिए 0.2 मोलर बेरियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ हुआ। तो अपन 1 बाय 1 देख लेते हैं कि बेरियम हाइड्रोक्साइड की आपने H2SO4 के साथ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन शो करी तो हमारे पास कौन सी रिएक्शन होगी, ये रिएक्शन होगी हमारे पास BaSO4 प्लस H2O। अब यहाँ पर भी हम देखेंगे तो ये हो जाएगा 2H2O, रिएक्शन बैलेंस्ड कंडीशन में। दैट मीन्स 1 मोल बेरियम हाइड्रोक्साइड के लिए 1 मोल यहाँ पर H2SO4 रिक्वायर्ड होगा और 1 मोल बेरियम सल्फेट का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो अपने को यहाँ पर देखिए H2SO4 के जो भी मोल्स ऑब्टेन्ड होंगे वही मोल्स बेरियम हाइड्रोक्साइड के यूज़ होंगे। इसी तरह से यदि आप बेरियम हाइड्रोक्साइड का न्यूट्रलाइजेशन HCl के साथ देखेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, ये BaCl2 प्लस H2, तो यहाँ पर ये 2HCl हो जाएगा। दैट मीन्स यदि 1 मोल बेरियम हाइड्रोक्साइड अपन यूज़ करते हैं तो 2 मोल HCl का अपने को कंज्यूम्ड होगा। तो टोटल मोल्स यदि अपन देखना चाहें कि हमारे पास टोटल मोल्स ऑफ बेरियम हाइड्रोक्साइड रिक्वायर्ड, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारे पास दिया हुआ कितना है H2SO4, यहाँ पर यदि SO2Cl2 आपने 5 मिलीमोल लिया था तो इसके केस में H2SO4 5 मिलीमोल ऑब्टेन्ड हुआ और HCl हमारे पास कितना हुआ 10 मिलीमोल। ठीक है, अब यदि हमारे पास H2SO4 अपन 5 मिलीमोल लेते हैं तो बेरियम हाइड्रोक्साइड का भी कितना यूज़ होगा, 5 मिलीमोल यूज़ होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 मिलीमोल फ्रॉम H2SO4। और यदि अपन HCl में देखें, HCl में हमारे पास कितने मिलीमोल्स है यहाँ पे 10, तो 2 पे 1 मिल रहा था तो 1 पे हमारे पास क्या मिलेगा 1/2, तो 10 पे अपने को कितना मिलेगा 1/2 × 10 विच इज़ इक्वल टू 5 मिलीमोल बेरियम हाइड्रोक्साइड के अपने को ऑब्टेन्ड होंगे। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 5 फ्रॉम HCl। तो टोटल मोल्स जो बेरियम हाइड्रोक्साइड के अपने को रिक्वायर्ड होंगे, यहाँ पर आप ये मिलीमोल्स आएगा तो ये हो जाएंगे टोटल 10 मिलीमोल्स। 10 मिलीमोल्स हो चुका है। अब अपने पास बेरियम हाइड्रोक्साइड का वॉल्यूम अपने को रिक्वायर्ड है तो अपन क्या करेंगे, बेरियम हाइड्रोक्साइड की मोलरिटी इनटू वॉल्यूम को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास मोल्स आ जाएंगे। तो मोलरिटी हमारे पास कितनी दी हुई है 0.2 मोलर, वॉल्यूम लेट से V जो कि मिलीलीटर में होगा और मोल्स हमारे पास 10 मिलीमोल है तो वॉल्यूम हो जाएगा हमारे पास 10/0.2, तो ये हमारे पास हो जाएगा 100/2, तो ये हो जाएगा 50 ml। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है 17th
5 gram sample contain only Na2CO3 and Na2SO4. This sample is dissolved and the volume made up to 250 ml. 25 ml of this solution neutralizes 20 ml of 0.1 molar H2SO4. Calculate the percentage of Na2SO4 in the sample. तो अपन क्या कर रहे हैं कि यहाँ पर मिक्सचर जो दिया गया है वो Na2CO3 प्लस Na2SO4 इसका कंप्लीट मिक्सचर दिया हुआ है और इस मिक्सचर का वेट जो दिया गया है वो है 5 ग्राम। अब इस 5 ग्राम सैंपल को अपन ने डिजोल्व किस में किया? दिस सैंपल इज डिजोल्व एंड द वॉल्यूम मेड अप टू 250 ml। तो जो सॉल्यूशन बना होगा वो वाटर में डिजोल्व करने के बाद में बना होगा इनका सॉल्यूशन। अब जो सॉल्यूशन था उसका 25 ml अपन ने लिया और उसको न्यूट्रलाइज किया अपन ने 20 ml और 0.1 मोलर H2SO4 के साथ। तो हमारे पास Na2CO3 और Na2SO4 में केवल सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 ही रिएक्ट करेगा H2SO4 से, Na2SO4 नहीं करेगा। तो अपन रिएक्शन देखें Na2CO3, यहाँ पर आप देख लीजिए कि ओनली Na2CO3 रिएक्ट्स विद H2SO4 मिक्सचर में से। तो हमारे पास Na2CO3 की रिएक्शन आप H2SO4 के साथ कराएंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर Na2SO4 प्लस H2CO3। अब इसमें आप देखें तो हमारे पास Na2CO3 के यदि मोल्स अपने को निकालने हैं तो वो मोल्स किस तरह से निकाल सकते हैं? यहाँ पर इसके मोल से निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर इसके मिलीमोल्स कितने होंगे? 20 इंटू 0.1 यानी 2 मिलीमोल। तो 2 मिलीमोल H2SO4 यदि हमारा कंज्यूम हो रहा है तो यहाँ पर कंप्लीट रिएक्शन के लिए Na2CO3 के कितने मोल्स रिक्वायर्ड होंगे? 2 मिलीमोल ही रिक्वायर्ड होंगे। ठीक है, तो ये मिलीमोल्स ऑफ Na2CO3 और मिलीमोल्स ऑफ H2SO4 हो गया। तो यहाँ से अपने पास क्या स्टेटमेंट आया? ये जो रिएक्शन हुई है वो हमारे पास 25 ml में हुई है। तो हमारे पास इक्वेशन ये आ जाएगी कि 25 ml कंटेन्स Na2CO3 कंटेन्स Na2CO3। 25 ml सॉल्यूशन में कितना Na2CO3 प्रेजेंट है वो हो जाएगा 2 मिलीमोल। तो 1 मिलीलीटर सॉल्यूशन में कितना होगा? 2/25। अब अपने पास 250 ml का सॉल्यूशन अपन ने बनाया था, उसमें Na2CO3 का कितना परसेंटेज होगा या कितना भाग होगा वो देखना है। तो 250 ml में मोल्स ऑफ Na2CO3 हमारे पास हो जाएंगे 2/25 इंटू 250। तो ये आ जाएगा हमारे पास कैलकुलेट करने पे 20 मिलीमोल। ये 20 मिलीमोल हमारे पास जो हो चुका है वो हमारे मोल्स ऑफ Na2CO3 हो गए मिक्सचर में। अब यहाँ से अपन निकालें कि वेट ऑफ Na2CO3, वेट ऑफ Na2CO3 जिसमें इसका जो मोलिकुलर वेट है, मोलिकुलर वेट ऑफ Na2CO3 इज़ यहाँ पर 106 ग्राम हो जाएगा। तो अपने को मिलीमोल्स कितने दिए हुए? 20 मिलीमोल्स यानी 20 इंटू 10⁻³ ये तो मोल्स हो गए और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 106 से तो हमारे पास आ जाएगा 2.12 ग्राम। ये हमारा वेट ऑफ Na2CO3 हो जाएगा और टोटल वेट अपने पास मिक्सचर का 5 ग्राम दिया हुआ है। तो अपन परसेंटेज भी इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो परसेंटेज वेट ऑफ Na2CO3 हो जाएगा हमारे पास वेट ऑफ Na2CO3 डिवाइडेड बाई टोटल वेट विच इज़ 5 ग्राम इंटू 100। तो ये हो जाएगा हमारे पास 42.4%। ये हमारे पास सैंपल में से Na2CO3 का वेट आ गया है, बट क्वेश्चन में अपने को परसेंटेज ऑफ Na2SO4 पूछा गया तो 100 में से इसको माइनस कर देंगे डायरेक्टली। इसलिए हमारे पास परसेंटेज वेट ऑफ Na2SO4 जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 100 माइनस 42.4। तो ऑप्शन हमारा कौन सा करेक्ट हो जाएगा? यहाँ पर 57.6% होगा। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है 18th। 20 ml of 0.2 molar NaOH solution is mixed with 35 ml of 0.1 molar NaOH solution and the resultant solution is diluted to 100 milliliter. Then 40 ml of this diluted solution reacted with 10% impure sample of oxalic acid. द मास ऑफ इम्प्योर सैंपल अपने को पता करना है। तो इनिशियली हमारे पास देखिए यहाँ पर भी NaOH सॉल्यूशन है और यहाँ पर भी NaOH सॉल्यूशन है जिनकी मोलरिटी और वॉल्यूम दिया हुआ है। तो फाइनल जो रिजल्टेंट सॉल्यूशन की मोलरिटी होगी वो किस तरह से आप निकालेंगे? हमारे पास रिजल्टेंट मोलरिटी हमारे पास हो जाएगी M1V1 प्लस M2V2। इससे आप टोटल मोल्स निकालेंगे डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम।
टोटल वॉल्यूम हमारे पास हो जाएगा V1 प्लस V2। बट यहाँ पर फाइनली आफ्टर डाइल्यूशन 100 ml ले रहे हैं, तो आप 20 ml और 35 ml का एडिशन करने की बजाय यहाँ पर फाइनल वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम कंसिडर करेंगे, या इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं, और फाइनल वॉल्यूम। तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा क्या, कैलकुलेट करने पे ये हो जाएगा 20 इंटू 0.2 प्लस 35 इंटू 0.1। अब आपको इसको डाइल्यूशन के बाद में भी मोलरिटी तो यही रहेगी, तो 100 ml से ही डिवाइड कर देंगे, क्योंकि मोल्स तो हमारे पास M1 V1 से ही कैलकुलेट हो रहे हैं, तो ये टोटल मोल्स होते हैं, इसलिए डायरेक्टली अपन ने यहाँ पर 100 को पुट कर दिया है, बजाय इसके कि 20 और 35 को ऐड करके वॉल्यूम में लिखे। तो इससे हमारे पास जो मोलरिटी आ जाएगी फाइनल सॉल्यूशन की, वो आ जाएगी 0.075 मोलर। ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास क्या हो रहा है कि ये जो फाइनल सॉल्यूशन मिला है, इसका 40 ml अपन ले रहे हैं। दिस डाइल्यूटेड सॉल्यूशन रिएक्टेड विद 10% इम्प्योर सैंपल ऑफ ऑक्जेलिक एसिड। अब जो सॉल्यूशन NaOH है वो बेसिक नेचर का है, H2C2O4 ऑक्जेलिक एसिड एसिड है, तो सिंपल न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगी, यानी NaOH की H2C2O4 के साथ में रिएक्शन होगी। तो फॉर कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, फॉर कंप्लीट रिएक्शन, यहाँ पर दोनों जो रिएक्टेंट है उनके इक्विवेलेंट सेम होंगे। तो यहाँ पर आप इक्वेशन लिख सकते हैं कि इक्विवेलेंट ऑफ NaOH इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ H2C2O4 ऑक्जेलिक एसिड। ठीक है। तो अपने को इक्विवेलेंट्स कैलकुलेट करने, तो इक्विवेलेंट्स के लिए अपने को क्या चाहिए, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स जो हो जाएंगे वो होता है नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाई n फैक्टर। तो अपने को नंबर ऑफ मोल्स तो कैलकुलेट कर सकते हैं यहाँ से अपने पास। तो सबसे पहले अपन देखते हैं यहाँ पर 20 ml और 0.2 इससे कैलकुलेट करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना, सॉरी यहाँ पर ये तो पार्ट का था, अपने को रिजल्टेंट की मोलारिटी लेनी है। तो रिजल्टेंट की मोलारिटी अपने पास 0.075 है, और इसका वॉल्यूम अपन ने जो लिया है वो कितना लिया है, 40 ml लिया है। तो यहाँ पर इक्विवेलेंट्स कैसे होंगे, नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए आपको 40 मल्टी इंटू 10⁻³ क्योंकि मिलीलीटर में इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 0.075 से, ये नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। और यहाँ पर n फैक्टर क्या होगा, n फैक्टर यहाँ पर 1 हो जाएगा, क्योंकि इससे 1 OH माइनस मिल रहा है। फिर इक्विवेलेंट ऑफ H2C2O4 अपन ऑब्टेन करना चाहते हैं। अब यहाँ पर अपने को क्या दिया हुआ है कि जो H2C2O4 का सैंपल दिया गया है उसमें 10% इम्प्योरिटी है, दैट मीन्स प्योर जो है वो 90% है। तो लेट हमारे पास लेट x ग्राम इम्प्योर सैंपल है। ठीक है, इम्प्योर सैंपल का मास x ग्राम है, तो हमारे पास H2C2O4 मास ऑफ H2C2O4 कितना हो जाएगा, इस x ग्राम का 90% जो प्योरिटी है, तो यानी x इंटू 0.9। और यहाँ पर यदि मॉलिकुलर वेट की बात करें H2C2O4 का, तो वो कितना होता है, ये होगा अपने पास 90 ग्राम। तो अपन यहाँ पर मास डिवाइडेड बाय मोलर मास कर देंगे, मास तो ये हो गया डिवाइडेड बाय मोलर मास, ये आ जाएंगे हमारे पास क्या, नंबर ऑफ मोल्स। और H2C2O4 का n फैक्टर अपन कैलकुलेट करेंगे तो 2H प्लस आने की वजह से इसलिए n फैक्टर 2 हो जाएगा। तो ये इक्विवेलेंट्स को अपन ने बैलेंस कर लिया। अब इस इक्वेशन को आप जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0.15 ग्राम। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19th। ए सिल्वर coin weighing 11.34 gram was dissolved in nitric acid. When sodium chloride was added to the solution, all the silver was precipitated as silver chloride. The mass of precipitated silver chloride was 14.35 gram. Calculate the percentage of silver in the coin. तो ये POSC कंसेप्ट का क्वेश्चन है। यहाँ पर अपन ने इनिशियली सिल्वर कोइन लिया था, उसको नाइट्रिक एसिड में डिसॉल्व किया, तो यहाँ पर अपने पास क्या बन जाएगा, नाइट्रिक एसिड से ये बन जाएगा AgNO3। फिर हमारे पास AgNO3 को क्या करेंगे आप, NaCl में डिसॉल्व करेंगे, तो ये हमारे पास बन जाएगा AgCl प्लस NaNO3। क्लियर है। अब यहाँ पर हमारे पास सिल्वर कोइन का जो वेट दिया हुआ था वो 11.34 ग्राम दिया हुआ था इनिशियली, और फाइनली सिल्वर क्लोराइड जो मिल रहा है उसका वेट दिया हुआ है अपने को 14.35 ग्राम। तो अपने को अप्लाई करना है POSC।
प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन फॉर सिल्वर। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, इनिशियली मोल्स ऑफ, क्योंकि सारा का सारा सिल्वर जो है कन्वर्ट हुआ है किस में, AgCl में, तो मोल्स ऑफ सिल्वर इन कॉइन जो होगा वो बराबर हो जाएगा किसके, मोल्स ऑफ सिल्वर इन AgCl। तो हमारे पास यहाँ पर कैलकुलेट करें तो कितना होगा, मोल्स ऑफ AgCl, इसका मॉलिक्यूलर वेट जो होगा इसका वो हो जाएगा 14.35, और मॉलिक्यूलर वेट जो, सॉरी यहाँ पर 143.5 ग्राम AgCl का मॉलिक्यूलर वेट है। तो अपन को मोल्स ऑफ Ag इन AgCl कैलकुलेट करना हो तो 14.35 डिवाइडेड बाई 143.5, तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 0.1 मोल। ठीक है, तो हमारे पास मोल्स ऑफ Ag इन कॉइन कितने आ चुके हैं, यहाँ पर कॉइन में हमारे पास मोल्स आ चुके हैं 0.1 मोल। तो यहाँ पर अपन इस तरह से ही निकालना चाहे कि मास ऑफ सिल्वर इन कॉइन जो होगा वो कितना हो जाएगा, 0.1 मल्टीप्लाइड बाई हमारे पास सिल्वर का एटॉमिक वेट विच इज़ 108। तो ये सॉल्व करने में हमारे पास आगा 10.8 ग्राम। तो हमारे पास मास ऑफ सिल्वर आ चुका है कॉइन का, तो अपने पास कॉइन का जो वेट है वो 11.34 ग्राम है। तो इस पर्टिकुलर कॉइन में सिल्वर का कितना मास परसेंटेज होगा ये निकालना है, इसलिए हमारे पास हो जाएगा परसेंटेज ऑफ सिल्वर इन कॉइन होगा कितना, मास ऑफ सिल्वर विच इज़ 10.8 डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ दिस कॉइन विच इज़ 11.34 इंटू 100। तो इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 95.2% यहाँ पर सिल्वर कॉइन में प्रेजेंट है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा यहाँ पर, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 20 है, 2 एलिमेंट x एंड y combine to form compound A, B and C. The ratio of different masses of y which combine with a fixed mass of x. यानी हमारे पास x का अपन ने फिक्स्ड मास रख दिया है, तब अपने पास जो कंपाउंड्स बने A, B, C उनमें y का जो रेशियो रहेगा, मास रेशियो, वो हमारे पास आएगा 1:3:5। तो हमारे पास यहाँ पर लिख लेते हैं अपन मास रेशियो ऑफ y इन कंपाउंड ABC आर 1:3:5। ठीक है, इसके बाद बोला गया है इफ़ 32 पार्ट्स बाय मास ऑफ x कंबाइंस विद 84 पार्ट्स बाय मास ऑफ y इन बी कंपाउंड में हमारे पास 32 पार्ट्स x के जो हैं वो 84 पार्ट्स से कंबाइंड हो गए। तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि ये मास रेशियो तो अपने पास y का दिया हुआ है बट x को फिक्स माना गया है, तो लेट हमारे पास x जो है वो हर एक के केस में A, B, C में अपन ने सेम माना है, तो इसलिए 1:1:1 यहाँ पर रेशियो मान लेते हैं। तो अपने पास यदि A कंपाउंड की बात करेंगे तो x का जो अमाउंट लेंगे उसी के रेशियो में आ जाएगा 1, y का अमाउंट भी यहाँ पर 3 पार्ट्स आएगा यदि 1 पार्ट x का लेंगे, तो वैसे ही y का 5 पार्ट्स आएगा C कंपाउंड में यदि x का 1 पार्ट लेते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि 32 पार्ट्स ऑफ x जो होता है दैट कंबाइंस विद 84 पार्ट्स ऑफ y इन B। यहाँ पर B कंपाउंड के बारे में ये बात की जा रही है। तो 32 पार्ट्स ऑफ x कंबाइन हो रहे हैं 84 पार्ट ऑफ y से इन B। तो यहाँ पर इसी का हाफ इसी स्टेटमेंट से यदि बोलें तो 16 पार्ट्स जो होंगे, 16 पार्ट्स ऑफ x कंबाइंस विद 42 पार्ट्स ऑफ y। ये हमारे पास B कंपाउंड के बारे में हो जाएगा। तो अपन यदि यहाँ पर देखें 4y 3 पार्ट्स इन कंपाउंड B, यदि अपन रेशियो देखें, रेशियो के बेसिस पे 3 पार्ट्स इन कंपाउंड B में देन 3 पार्ट्स हैं यदि कंपाउंड B में, देन इन कंपाउंड C यहाँ पर कितने पार्ट्स होंगे, यहाँ पर होंगे 5 पार्ट्स। तो यदि अपन यहाँ पर 3 पार्ट्स की जगह 1 पार्ट रखते हैं तो यूनिटरी मेथड लगेगा, 1 पार्ट इन कंपाउंड B
देन इन कंपाउंड सी इज 5/3 पार्ट। और यदि यहाँ पर अपन क्या रख लेते हैं, अपने को क्वेश्चन में पूछा गया 16 पार्ट्स बाय मास ऑफ एक्स, तो अपने को 16 पार्ट्स बाय मास ऑफ एक्स के रेस्पेक्ट में 42 पार्ट्स ऑफ वाई ऑब्टेन्ड हो रहे इन कंपाउंड बी। तो अपन यहाँ पर यही चीज़ लिखेंगे कि 42 पार्ट्स इन कंपाउंड बी, देन इन कंपाउंड सी जो हमारे पास बनेगा अमाउंट पार्ट वो हो जाएगा 5/3 इंटू 42। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 70 पार्ट्स। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा कि y के कितने पार्ट्स होंगे 42 पार्ट्स के कंपैरिजन में 70 पार्ट्स इन कंपाउंड सी। तो ऑप्शन हमारा सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है।